नमस्कार, मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। एक बात कहनी थी कि जैसे कि मेरा जो पिछला वीडियो था यानी जो कल का वीडियो है वो मेरा थोड़ा देर से आया था। ठीक है, कारण था कि जो मैंने वीडियो शूट किया था वो कल मैं कर नहीं पाया था और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी मतलब कि जुकाम सर्दी हो गया था। आप चिंता मत करिएगा, ऐसा कुछ नहीं था कि जो महामारी हो, वो ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल फ्लू था। लेकिन अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो कल वीडियो नहीं बनाया था इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था मेरा शूट वगैरह का। मैं शूट नहीं कर पाया था अपना वीडियो। और जो परसों मैंने बनाया था, आप जानते हैं मैं 2 दिन का वीडियो ही पोस्ट करता हूँ। जैसे आज जो मैं पोस्ट कर रहा किया हूँगा, तो मैं 2 दिन पहले का वीडियो यानी 28 तारीख को जो बनाया हूँगा वो आज पोस्ट करता हूँ। इस तरीके से मैं पोस्ट करता हूँ। तो कल मैं नहीं बनाया, उसके कारण क्या हुआ, मेरा पूरा शूट का शेड्यूल ख़राब हो गया। अब 28 को जो बनाया था वो तो मैंने आज पोस्ट कर दिया कि थोड़ा तबीयत ख़राब था तो मैं लेट से उठा, तो वही अपलोड वगैरह मैं सुबह ही कर देता हूँ और 10 बजे मेरा प्रीमियर होता है, लेकिन मैं कर नहीं पाया। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, बॉडी ऐसी, तबीयत कभी ना कभी ख़राब हो ही जाती है, मौसम ही ऐसा चल रहा है बरसात वगैरह का। तो चलिए मैं फिर वापस आ गया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अब जितनी जल्दी हो सके ये टॉपिक मैं ख़त्म करने की, क्योंकि अब इसके बाद मेरे को मैथमेटिक्स चालू करना है। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो मैं चलिए शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ तक पढ़ाया था आपको, कहाँ तक पढ़ाया था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि आज की वीडियो में, मतलब कि आज 30 तारीख की ये वीडियो मैं 30 तारीख को शूट कर रहा हूँ, तो 30 तारीख के जो मैंने जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो मैंने अभी पोस्ट किया है, लगभग 1 बजे की लगभग पोस्ट किया है, तो आप वो अच्छे से देख लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो वहाँ तक मैंने बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है। अभी जो टॉपिक है फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के फेलियर का कारण क्या है। बोहर सर ने क्या कहा था कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। तो बोहर सर ने कहा था, बोहर सर ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, पार्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है और उसका जो रेडियस रहता है वह a0 इंटू एन स्क्वायर रहता है और जिस एनर्जी के साथ घूमता है वह रहेगा -RH इंटू 1/n स्क्वायर। ये उन्होंने बता दिया था कि भाई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर किया था, बोहर सर ने सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर किया था, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेव नेचर को कंसीडर ही नहीं किया, वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया। जबकि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ड्यूअल बिहेवियर पजेस करता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो इस हिसाब से मेरा ये जो बोहर मॉडल है, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बोहर मॉडल नॉट ओनली नेग्लेक्ट द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट also contradict completely the Heisenberg uncertainty principle। ये सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को ही नेग्लेक्ट नहीं करता, जबकि जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जहाँ पे ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर तो ठीक है, वेव नेचर आपने कंसिडर नहीं किया, तो ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका वेलोसिटी दोनों की जानकारी के बिना हम किसी एक को मालूम नहीं कर सकते। अगर हमें पोजीशन भी मालूम है और अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें, या वेलोसिटी मालूम है हमको और पोजीशन निकालना चाहें, तो हम बिना एक दूसरे के मदद से नहीं निकाल सकते। एक दूसरे के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आपका क्या पढ़ा था, याद है आपको क्या पढ़ा था, x क्रॉस p यानी मोमेंटम मोर देन इक्वल टू h/4π,
ठीक है, यही होना चाहिए, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि भाई h/4 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो इस तरीके का बताया गया था कि भाई या तो x के वैल्यू होगा, ये इसको p को भी मान लीजिए, ठीक है। तो या तो वेलोसिटी, दोनों में से कोई एक नोन हो तभी हम जाके इसका वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होगी, और उसी के अनुसार मेरा पाथ डिसाइड होगा कि किस पाथ पे एग्जैक्टली वो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट कर रहा है। अब ऑर्बिट ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर फिक्स्ड रेडियस है, भाई बोर रेडियस है और बोर एनर्जी है, यही होगा, फिक्स कर दिया, और उसके अलावा नहीं होगा, नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं, होगा, लेकिन डिपेंड करेगा पोजीशन पे एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। अब यही लिमिटेशन के कारण जन्म हुआ किसका, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का यहाँ पे जन्म हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स अस्तित्व में आया, और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स से ही हम आगे की लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, सो अब अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं, जो कि है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, जो कि बेस्ड है मेरा क्वांटम मैकेनिक्स। अब आप सोचेंगे ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स तो सुने थे भाई, मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो एक क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। एक्चुअली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे भी फिजिक्स में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स, ठीक है। ये सारी चीजें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक मतलब जैसे आपका स्टोन हो गया, जैसे प्लैनेट, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे हो गया आपके, जैसे आपका स्टोन, प्लैनेट, या एंड ऑल बिगर ऑब्जेक्ट, और जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं या माइक्रो लेवल के ऊपर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें मैक्रो मैकेनिक्स के अंडर आती हैं। अब ये सारी चीज़ें बेस्ड है मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर। मैकेनिक्स मेरी दो तरह की होती है। सबसे पहले आती है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरी आती है क्वांटम मैकेनिक्स। ये होती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, यानी बिगर ऑब्जेक्ट के लिए, और ये होती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। स्मॉलर ऑब्जेक्ट, इसके एग्जाम्पल हैं प्लैनेट, स्टोन्स, इस तरह की चीजें, और इसके एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये टोटल मैकेनिक्स होते हैं भाई, इतने तरह के मैकेनिक्स होते हैं, और ये सारी चीजें यूज होती हैं। जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है यह मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो मेरा क्वांटम मैकेनिक्स है वह यही चीज है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी के बारे में मालूम करते हैं। अब सवाल ये उठता है, मैकेनिक्स दो क्यों हुए भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स से जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में मालूम कर रहे थे, मेरा स्टोन गिरा, स्टोन फॉल, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल ऑफ प्लैनेट, और भी बहुत सारी चीजें हम मालूम कर रहे थे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का यूज करके, ग्रेविटेशनल फर्स्ट लॉ, ग्रेविटेशनल सेकंड लॉ, इस तरह का यूज करके हम ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन के बारे में सारी चीजें मालूम कर रहे थे। फ्रिक्शन मालूम कर रहे थे, एज वेल एज जितने भी अदर फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, वो क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, कौन सा फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटी फोर्स, न जाने क्या क्या फोर्स हम पता करते थे, क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके हम मालूम करते थे। तो हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक का क्यों नहीं, क्या कारण है? कारण बताता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे नहीं बना है। कारण क्या है, ये सारी चीजें जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये जो पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसिडर करता है मेरे ऑब्जेक्ट का। ये लिख सकते हैं, इट कंसिडर ओनली पार्टिकल
नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसलिए इसके द्वारा किया गया रिजल्ट एक बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, दूसरा ये सटीक नहीं आता क्योंकि हम वेव नेचर को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही हम लेते हैं, जबकि वेव नेचर भी मेरा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में भी जैसे मैंने बताया था वेव एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका वेवलेंथ इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वेव नेचर नेग्लिजिबल कंसिडर करना नहीं चाहिए और कंसिडर कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी वेवलेंथ उस साइज के हिसाब से, माइक्रोस्कोपिक साइज के हिसाब से उसकी वेवलेंथ को कंसिडर करना ही पड़ेगा। उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे कैलकुलेशन पे पड़ता है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल नेचर इसलिए कंसिडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर, क्योंकि वहाँ पे वेव नेचर कंसिडर करने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेवलेंथ की बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल। इसलिए साइज के हिसाब से हम अपना थ्योरी लगाते हैं, हम अपना मैकेनिक्स लगाते हैं। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑलवेज पार्टिकल नेचर एज ऑन क्वांटम मैकेनिक्स में ड्यूअल नेचर, यानी यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, ना लगे आपको, ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर कंसिडर करते हैं, जो कि मेरे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में तो वेव नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो रिजल्ट इतना ज़्यादा वेरी कर जाएगा कि भाई आपका सारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, सारा रिजल्ट आपका तहस नहस हो जाएगा। इसलिए वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में ओनली एंड ओनली पार्टिकल नेचर। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आगे हम करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, जिस क्वांटम मैकेनिक्स भी हम करते हैं, जैसे पहले बता चुका हूं। चलिए, अब एक चीज इसमें याद रखिएगा, इसमें जो क्वांटम आपका जो भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, जिसको हेज़ेनबर्ग और स्क्रॉडिंजर ने मिलकर बनाया है। ठीक है, हेज़ेनबर्ग स्क्रॉडिंजर ने मिलकर इस क्वांटम मैकेनिक्स को सबसे पहले बनाया। सबसे पहले क्या किया, हेज़ेनबर्ग और स्क्रॉडिंजर ने क्वांटम मैकेनिक्स को बनाया। ठीक है, यहाँ पे वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर पूरा हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में याद रखिएगा, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय द स्क्रॉडिंजर। जो फंडामेंटल इक्वेशन आप लोग सुने होंगे, बहुत पॉपुलर है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। कहते हैं बहुत टफ है, सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है, फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन है आपका किसी भी एटम्स के अंदर के अरेंजमेंट को पता करने के लिए। यहाँ पे वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर का आपका उपयोग किया गया है, जहाँ पे ये इक्वेशंस लेके अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह मेरा बताएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन कितना है, किधर है, वेलोसिटी क्या है, उसकी सारी चीजें एक एक डिटेल के बारे में बता देगा। लेकिन ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकता, अनसॉल्व इक्वेशन है। थोड़ा बहुत सॉल्व करके हम कुछ पता कर पाए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इस इक्वेशन को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, और आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ इक्वेशन है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन है वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। दिस इक्वेशन है वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हायर मैथमेटिक्स नीडेड टू सॉल्व। ये सॉल्व करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो थोड़ा बहुत भी सॉल्व किया गया है ये सब इंजीनियरिंग में सॉल्व करना है। मैं जानता हूँ सॉल्व करना, मैं बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन आपको यहाँ पे बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो आपके सीबीएसई के कोर्स में है, ना कि आईआईटी जेई या जेई मेंस या जेई एडवांस के प्रिपरेशन में है, कहीं नहीं। ठीक है, ये सब आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना, तो वहाँ पे पूरी डिटेल से रहेगा। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत रहेगा वो एमटेक में रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें खाली आपको जानना है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या होता है, क्या क्या इसमें फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से इसमें एलिमेंट होते हैं, और ये क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलने वाला, बहुत कम बुक में मिलेगा, जो कि आपकी 11th या 12th लेवल की बुक में होगी, और बहुत एडवांस लेवल की बुक होगी तब आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये रहा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, इसको कहते हैं हम डेल। ठीक है, और ये मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो सकता है आप लोग जानते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डेल टू साई बाई डेल एक्स टू, एक्स वाई जेड पोजिशन किसी भी चीज की कैसे मालूम चल सकती है, एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, डेल टू साई बाई डेल एक्स टू, डेल टू साई बाई डेल वाई टू, डेल टू साई बाई डेल जेड टू, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, इनटू ई माइनस कैपिटल बी साइन
यहाँ पे ये सारी चीज़ें पोजीशन इंडिकेट करती है आपकी, ये एनर्जी इंडिकेट करती है, पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करती है। और ये साई क्या है मालूम है आपको? साई मेरा है स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन, स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में हमें रिजल्ट निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन इज इन फॉर्म ऑफ ई एन साई, जो सॉल्यूशन इसका आएगा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का, वह एनर्जी के फॉर्म में आएगा एज वेल एज स्क्रॉडिंजर वेव फंक्शन के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए डेल टू साई बाई डेल जेड टू, इसके अलावा डेल टू साई बाई डेल एक्स टू, डेल टू साई बाई डेल वाई टू, ये सारी चीजें पोजीशन डिटरमाइन करती है, किस पोजीशन में मेरा इलेक्ट्रॉन है, ई एनर्जी है, बी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये रहा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में लिखा हो, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं एच बार साई इक्वल ईच साई। ये कैसे आया? ये भी हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हिस्सा, ये मैं बाद में बताऊंगा जब मैं इंजीनियरिंग के लेवल का पढ़ाऊंगा, अभी तो 11-12 के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस याद कर लीजिएगा एच बार साई इक्वल टू ई साई। एच बार यहाँ पे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसका भी महिमा हम बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल इक्वेशंस ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है एच बार, ठीक है, जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो था मेरा ये आज का लेक्चर। अगले लेक्चर से हम एसपीडीएफ कैसे आया, किस तरीके से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया, किस तरीके से कौन कौन से ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, क्या वेव शेप होगा सबका, ठीक है। इस सारी चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम, बहुत मजा आएगा आपको। आप मेरे से जुड़े रहिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ठीक है, मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो है, लेफ्ट हैंड के बगल में जो है बेल आइकन, उसको दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ठीक है, चलिए अब अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।